वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने किस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। हमारा जो पिछला टॉपिक चलते आ रहा था वो हमारा था टेंस का। टेंस की हमारी पहली क्लास हो चुकी थी। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने जो टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ली। फिर उसके बारे में हमने देखा कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके तीन अलग अलग हमने देखे। इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट का परफेक्ट देखा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस देखा। उसी तरह हमने पास्ट के बारे में भी देखा, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ये सारी बातें उसमें हमने की थी। लास्ट का हमारा जो थोड़ा सा चलता रहा वो क्या रहा, हमारा जो वोकेब सेक्शन था उसमें कुछ हमने वन वर्ड देखे, कुछ इडियम्स देखे, सिनोनिम, एंटोनिम, कुछ रूट वर्ड्स देखे। ये हमारी पिछली क्लास की चर्चा रही। उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट तो देख लिया था। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम क्या, हमारा फ्यूचर टेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को यहीं से। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा रहने वाला है फ्यूचर टेंस। किस टेंस की बात करने वाले हैं? फ्यूचर टेंस। ठीक है, पिछली दो क्लासों में हमने प्रेजेंट के बारे में बात, एक क्लास में हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात कर ली थी। ठीक है, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर में हम पहले किसकी बात करेंगे? फ्यूचर के इंडेफिनिट की। किसकी बात करने वाले हैं? फ्यूचर के इंडेफिनिट की हम आज बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब फ्यूचर टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज ली जाएगी? विल और शेल। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज ली जाने वाली है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इनके साथ? इनके साथ यूज ली जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज ली जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा तो कि विल और शेल इसमें यूज लेंगे। ठीक है, पर इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जान लेना सही रहेगा। पता है क्या है कि किसी को कोई बात कहना है ना, और किसी का समझना है ना, फिर आपने जो बात कही है, पहली बात वो आपने कह दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो वो करने वाला हूं बात हुई है, मतलब आपने अभी तक किया नहीं है। तो उस पे दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो क्या होती है आपके पास, पहला जो आपने कहा है वो बात आपकी फिक्स है कि नहीं है, और जो दूसरी बात, वही बात आपने कही है वो या तो नॉट फिक्स्ड है या फिक्स्ड है। जो आपने बात कही आपके कहने के हिसाब से, एक तो होता है ना जो आपने संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं करना है तो करना है, एक वो वाली बात होती है। और एक कह दिया कि नहीं वहां जाना है, और तब तक वो टाइम आएगा तब तक आप सोचेंगे अरे यार क्या ही जाना, छोड़ो, है ना। तो वो अलग अलग बातें हैं। एक तो फिक्स कंडीशन की बात करेंगे हम, एक नॉट फिक्स कंडीशन की बात करेंगे। किसके लिए? विल और शेल के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नॉट फिक्स कंडीशन के लिए, कि हमने कोई बात कही, वो अभी तक तो हुई नहीं है क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर में जाके पूरी होगी। तो हम नॉट फिक्स कंडीशन को कैसे देखते हैं कि हमने कोई बात कही, अब वो फिक्स है या नहीं है, या हमने खाली कहा है। ठीक है, उस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो अगर नॉट फिक्स कंडीशन की बात की जाए तो उसमें सेल किस तरीके से यूज होगा और विल किस तरीके से यूज होगा, ये आपको थोड़ा जानना है। ठीक है, तो सेल किस तरीके से यूज होगा? सेल यूज होगा हमारा, जो आई और वी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमारा सेल यूज किया जाएगा। अगर नॉट फिक्स कंडीशन की बात की जाए, नॉट फिक्स कंडीशन की बात की जाए तो सेल है वो किसके साथ? आई और वी के साथ हमारा यूज होने वाला है। और विल किसके साथ यूज होगा हमारा? विल हमारा यूज होगा अदर जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, ही हो गया, शी, इट, दे, जो भी होगा उन सबके साथ हमारा क्या होगा? उनके साथ विल यूज होगा, और सेल आई और वी के साथ। ये आपको एग्जाम में जो आपके क्या बोलते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, उनमें बातें घुमाने के लिए आपको इस तरीके से दिया जाता है। और ये किस तरीके से देखा जाता है? फ्यूचर की बात की है ना, और दूसरी बात नॉट फिक्स कंडीशन है, फिक्स नहीं है बात, तो आपको आप इसे किस तरीके से देख सकते हैं? आप इसे देख सकते हैं आपका कहने का इंटेंशन क्या है, या आप किसी को कोई ओपिनियन देना चाहते हैं। अब ये बातें क्या है? फिक्स नहीं है। आपने कह दिया, सामने वाले ने सुना या नहीं सुना वो एक अलग बात है, या आप किसी की इच्छा बताना चाहते हैं, ये सारी बातें वो है, या आप अपनी इच्छा बताना चाहते हैं। इच्छा क्या है? अब कोई फिक्स तो हो नहीं गया, आपने कह दिया,
तो ये हमने जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं नॉट फिक्स कंडीशन के लिए, है ना। सेल अगर नॉट फिक्स कंडीशन में देखा जाए तो आई और वी के साथ यूज होगा, और विल की बात की जाए अदर सब्जेक्ट। ये कब की बात है, ये हमारी है नॉट फिक्स कंडीशन के लिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, और अब जाऊंगा, अभी तक तो मैं यही हूँ, अभी गया भी नहीं। अब क्या पता मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरा मूड किस तरीके का होगा, मेरी इच्छा होगी तो जाऊंगा, है ना। ये सारी बातें ये मैंने किस तरीके से कही, ये मैंने आपको एक नॉट फिक्स्ड वे में कही, है ना। इसलिए मैंने यहाँ किसका यूज किया, यहाँ हमारा शेल का यूज किया। अगर यहीं इसकी जगह विल होता, अगर यहीं इसकी जगह विल होता तो इसका मतलब क्या होता, ये फिक्स हो जाता, जाऊंगा तो जाऊंगा बस। लेकिन हमने यहाँ यूज किसका किया है, यहाँ हमारे सेल आया है, तो मतलब क्या रहने वाला है इसका, ये मैंने आपसे कह तो दी बात, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने नॉट फिक्स कंडीशन के लिए बात की है, इसलिए हम यहाँ मैंने आई के साथ किसका यूज किया है, हमने सेल का यूज किया है, ठीक है। उसी तरीके से देख लीजिए आप, जैसे मैं आपसे कह दूं राम विल हेल्प मी, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, मैंने कह दिया मैं कि एक मेरा दोस्त है राम, अगर मैं उसके पास गया वो मेरी मदद करेगा ही करेगा, है ना। तो मैंने क्या कह दिया, वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। अब मैं उसके पास गया, मैंने मदद मांगी, अब वो कह दिया यार भाई मेरे पास नहीं हो पाएगा, तू कहीं और देख ले, तो यहाँ क्या बात हुई, यहाँ विल की बात हुई। क्यों, क्योंकि राम है, अदर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ मैंने किसका यूज किया, विल का यूज किया, तो ये एक नॉट फिक्स कंडीशन हुई, मतलब ये फिक्स नहीं है कि वो मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो नॉट फिक्स कंडीशन है, इसमें आपको दिखना क्या है, अगर आपको सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल मिले, ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये नॉट फिक्स कंडीशन की बात की गई है, या फिर आपको पूरे सेंटेंस को देखना है ना। सेंटेंस में आपसे ऐसा कह दिया जाए कि, जैसे क्या एग्जांपल बताऊं आपको मैं, कुछ ऐसी बात कह दी जाए जो फिक्स हो। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि अगली जो भी हमारी क्लास होगी वो उस टाइम पे आएगी, मैंने आपसे कह दिया कि मेरी क्लास अगले दिन फिक्स 12 बजे आएगी, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया, तो मैं जब आपसे कह रहा हूं तो वहां मैं इस तरीके से आपको पहचानना है कि अगर मैंने वहां सेल लगाया है तो आपको देखना है, अंदाजा क्या होना चाहिए कि आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो बात वही है, आपको पता होना चाहिए, जहां सेंटेंस में लिखा है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए आपको सेल और विल का ध्यान रखना है। जहां से आई और वी के साथ सेल है मतलब कंडीशन नॉट फिक्स्ड है, विल अदर सब्जेक्ट के साथ आया है मतलब कंडीशन नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। ये हमारी इसकी बात रही, ठीक है। अब हम जो हमारा देख रहे थे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमने नॉट फिक्स कंडीशन की बात की थी, अब हम फिक्स कंडीशन के लिए देखते हैं। अगर फिक्स कंडीशन की बात की जाए, फिक्स कंडीशन में क्या रहने वाला है, वही है, अगर सेल का देखा जाए और विल का देखा जाए, किसी बात को आपने कह दिया, वो बात आपकी फिक्स हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका विल है वो आपका आएगा आई और वी के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है, और जो शेल है ये किसके साथ यूज किया जाएगा, ये अदर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। अगर आपने फिक्स कंडीशन की बात कही है कि मुझे ये करना है या मैं ये कर दूंगा, तो आपके साथ विल यूज किया जाएगा, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे, जितने भी ही शीट दे, जो भी जितने भी हैं, राम शाम जो भी, उनके साथ हमारा शेल यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे फिक्स कंडीशन की बात की जाए, तो फिक्स कंडीशन कौन सी हो जाती है, कौन सी हो जाती है फिक्स कंडीशन, फिक्स कंडीशन वैसी हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे किसी बात के लिए प्रॉमिस कर दिया, मैंने क्या कह दिया, मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है ये मेरा प्रॉमिस है और ये बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो अगर मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया तो ये क्या हो गया, ये एक फिक्स कंडीशन हो गई, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी बात के लिए क्या कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, क्या कर लिया आपने, दृढ़ निश्चय कर लिया,
आपने क्या सोच लिया आपने कि इस बार एग्जाम क्लियर करना है तो करना है, उसके लिए चाहे 4 की जगह 7 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ना पड़े, आपने सोच लिया तो होगा भी। आपने क्या दृढ़ निश्चय कर लिया या किसी से प्रॉमिस कर दिया, तो ये आपकी फिक्स बातें हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जाता। जैसे आपने किसी को धमकी दे दी, ठीक है, धमकी दे दी, और जैसे मान लीजिए कुछ जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं या ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उन सब की बात देख लीजिए। जैसे आप ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे अभी बीच में कोरोना था, उसमें बहुत हेवी गाइडलाइंस थी, आपको फॉलो करना ही था। तो ये सब क्या थे, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन थे। आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया, आपने किसी बात का निश्चय कर लिया, है ना, तो ये सब क्या है, ये सारी फिक्स बातें हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अगर जैसे आई और बी हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हमारा विल यूज किया जाएगा, और नॉट अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमारा क्या यूज किया जाएगा, उनके साथ हमारा शेल यूज किया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, बाकी हम आगे देखते हैं। चलिए, ये हमने किसके लिए बात की, हमारा फ्यूचर जो इंडेफिनेट टेंस था उसके लिए। ठीक है, इसमें किस तरीके से आईवी का यूज होगा, शेल का किस तरीके से यूज लेना है, और विल का किस तरीके से यूज लेना है, ये हमारी बात थी, है ना। हम जो दूसरा देखेंगे, हमने इंडेफिनेट की बात की थी, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब तो क्या यूज ली जा रही है, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी विल और शेयर। किस तरीके से, कंडीशन के हिसाब से। आपने जो बात कही है वो किस तरीके से है, और अगर जब कॉन्टिन्यूअस की बात है, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आने वाला है, आईएनजी आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें क्या रहने वाली है, ये हमारी कुछ इसमें हेल्पिंग वर्ब्स रहने वाली है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन आपको एक बी की फॉर्म इसके साथ में यूज करनी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूरा, विल शेल के साथ क्या होगा, विल शेल के साथ आपको बी लगाना होगा, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लेकर चलना है। ठीक है, ये हमारी बात हुई। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूज क्या किया है मैंने, विल यूज किया। ठीक है, आप देखिए जो हमने यहाँ विल यूज किया है, किसके साथ, ही के साथ विल यूज किया है। ही के साथ विल यूज किया है। ठीक है, विल किसके साथ किया, यूज किया है हमने, ही के साथ किया है, तो मतलब कंडीशन कैसी हुई, अगर मैं ये देखिए ये जितने भी अदर सब्जेक्ट है इसके साथ मैंने विल यूज किया है, तो कंडीशन मेरी कैसी है, नॉट फिक्स कंडीशन है। ठीक है, तो ये मेरी नॉट फिक्स कंडीशन हुई। हो सकता है वो लिखेगा या नहीं लिखेगा, इसका कोई कंफर्म नहीं है, बट आप इसे एग्जांपल की तरीके से देखिए, है ना। और दूसरा, इसी एग्जांपल को मान लीजिए मैंने आपसे नेगेटिव में करने को कह दिया, तो फिर आप इसे नेगेटिव किस तरीके से करेंगे, फिर इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपने बचपन से देखा भी है, पढ़ते आए हो कि जैसे अब ये तो पूरी एक वर्ब हो गई, ही विल बी लगाते हैं, तो अब आपको ये देखना है कि कहाँ नोट का यूज करना है और कहाँ नोट का यूज नहीं करना है। पहले हमें विल बी लिखना है या हमें विल नॉट बी लिखना है, ये सारी बातें आपको जाननी है। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया राइटिंग अ लेटर। तो नॉट कहाँ यूज किया जाएगा, ये वाली बात देखनी है कि अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव करना होगा तो नॉट कहाँ यूज किया जाएगा, बी से पहले यूज किया जाएगा या बी के बाद यूज किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा बताइए। तो ये हमारा, इस वाले को हटाते हैं, और ये हमारा जो नीचे वाला है, ही विल नॉट बी। ठीक है, ये हमारा, और फिर ये सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, जो नॉट का यूज होगा वो विल के बाद में किया जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन, इसी एग्जांपल को जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको करना क्या है, इसको जो
क्लोज एंडेड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट और हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहे। तो ये तो हमारा एक सेंटेंस था, जब इसे हमने नेगेटिव में चेंज किया उससे हमने इसे क्या किया, इससे हमने क्लोज एंडेड में चेंज किया। क्लोज एंडेड किससे शुरुआत होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए। किसकी बात करते हैं हम, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। आपने देख लिया फ्यूचर की बात चल रही है, तो वर्ब तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी वही रहने वाली है, विल और शेयर, ठीक है। इसके साथ आपको क्या लेना है, परफेक्ट की बात चल रही है, आपको हैव लेके चलना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ठीक है। परफेक्ट की बात है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया रमेश विल हैव डन द वर्क, ठीक है। तो हमने क्या क्या, अगर परफेक्ट की हमने बात की है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली, विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस रहा। उसी तरीके से आप जब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में ये सेंटेंस किस तरीके का हो जाएगा, यहाँ भी वही बात है, आपको जो नॉट यूज करना है वो कहाँ यूज करना है, विल के बाद में आपको यूज करना है, डन द वर्क, ठीक है, सही है। चलिए ये क्या देखा हमने, फ्यूचर परफेक्ट के लिए देखा हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है, विल शेयर और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमने हमारा विल यूज किया, हैव या आया, उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। उसी तरीके से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रही, नॉट, क्योंकि हमने नेगेटिव की बात की है, यहाँ पे नॉट हुआ, और उसके अलावा हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा फोर्थ रहने वाला है, हमारा जो पिछली क्लास में चल रहा था, हमने प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, उनकी हमने जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस था, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था उसके लिए हमने कुछ बातें रखी थी, वो हम बाद में करेंगे, बट आप इसके लिए देख लीजिए जो फोर्थ वाला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहली बात तो आपको जानना क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, परफेक्ट, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या होता है परफेक्ट का मीनिंग, क्या जानते हैं आप परफेक्ट का मीनिंग, क्या होता है परफेक्ट, जो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, साफ होता है, या जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है वो होता है परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट से आप क्या देखेंगे, परफेक्ट से बात की गई है तो क्या होगा, जो पूरा क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अपने आप में क्या है, ये परफेक्ट है तो मतलब अपने आप में पूरा कंप्लीट है, और अगर कंप्लीट है तो इसमें क्या किया नहीं, क्या नहीं होगा, अब ये कंप्लीट है तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑलरेडी परफेक्ट है, इसमें चेंज करने से कोई वो नहीं है, तो नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब परफेक्ट हुआ तो आपको ये भी देखना है कि इसका जो भी इफेक्ट होने वाला है वो हम देख सकते हैं, काम हमारा पूरा हो चुका, काम पूरा हो चुका तो इसका जो इफेक्ट होगा या जो बात हम देख सकते हैं वो हम
देख सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, इसका जो भी इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट हम देख सकते हैं। इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी, ये पहले तो हमने देखा परफेक्ट। तो परफेक्ट होता क्या है इसको तो बाद में जानेंगे, पर अभी हमने देखा कि परफेक्ट क्या होता है, पूरा अपने आप में कंप्लीट होता है और नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की इसको जरूरत नहीं होती है ना। और इसके जो भी इफेक्ट होता है, अगर आपका काम खत्म हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट। ठीक है, ये इसकी हमने बात की है ना। ये तो हुई हमारी परफेक्ट की बात। अब आप थोड़ा देखिए, अगर इसी बात को हम थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं कि परफेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन इसी के साथ हम क्या देखते हैं, इसी के साथ यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखना चाहें, परफेक्ट, इसी के साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो लगातार चलता रहता है। क्या क्या समझेंगे इससे, आप देखिए, आपका कोई काम था, उसका एक हिस्सा आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी आपका वो काम समाप्त नहीं हुआ और आपका काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए आप क्या जानेंगे, इसके लिए आप जानेंगे कि हमारे काम का एक पार्ट था, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, मतलब कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया बट अभी कंप्लीट ना होके वो साथ में चले जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ। परफेक्ट मतलब कुछ तो हो गया लेकिन कुछ अभी भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, जैसे मैं कहता हूं, अगर मैंने आपसे कह दिया होता कि मैंने 10 बजे आपकी क्लास खत्म कर दी, अगर मैं आपसे ये कह देता मैंने 10 बजे आपकी क्लास खत्म कर दी, तो क्या था मतलब उसका, कि जब 10 बजे थे तब तक हमारी क्लास का ओवर हो चुका था। ठीक है, लेकिन अभी मैं जैसे आपसे ये कह दूं कि पिछले 2 घंटे से हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है या पिछले 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बात क्या हुई, 2 घंटे से, मेन बात किसकी आई, मेन बात आई से, इससे, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, मतलब 2 घंटे से पहले तो पढ़ रहे थे और 2 घंटे से अभी भी लगातार पढ़ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो से ये जो है, ये आपको क्या फील दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि हमारा काम तो कंप्लीट हुआ थोड़ा, लेकिन अभी भी पूरा चलते जा रहा है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, कब से, 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसे किस तरीके से देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास टाइमलाइन है, ठीक है, अभी की बात करें हम अभी यहाँ हैं, और अभी अगर टाइम की बात करें तो टाइम मान लीजिए जैसे सुबह के 8 बजे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे हम पढ़ रहे हैं और 1 घंटे से बात की है, तो मतलब हम कब से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, हम 7 बजे से पढ़ते आ रहे हैं। कब से पढ़ते आ रहे हैं, 7 बजे से हम पढ़ते आ रहे हैं। 7 बजे से हम पढ़ रहे थे, अभी 8 बजे हम पढ़ रहे हैं और 1 घंटे से क्या कहा है, पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, हम अभी भी कंटिन्यू चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इज गोइंग ऑन, मतलब हमारा जो पढ़ने का काम था ये अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले 7 बजे से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी है, 8 बज गए, लेकिन अभी हमने खत्म नहीं किया, अभी हमारा चलते जा रहा है। ठीक है, इज गोइंग ऑन। ठीक है, इसको ये जो यहाँ तक की बात की हमने, ये देखिए, ये जो 8 बजे और ये जो 7 बजे, तो जितना हमने पढ़ लिया ये हमने पढ़ लिया, तो ये हमारा कहाँ काउंट हुआ, ये तो हो गया हमारा परफेक्ट, क्या, ये हमारा पूरा हो चुका। अब आप चाहें तो इसे चेंज नहीं कर सकते, आप कह दें कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होगा, आपने पढ़ लिया, 1 घंटा चला गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास हो गया परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अब आप अभी भी पढ़े जा रहे हैं, तो ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ आप क्या है, आप मेरे साथ अभी भी कंटिन्यूअस है, मेरे साथ अभी भी चले जा रहे हैं, तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ हिस्सा हमने कवर कर दिया और कुछ हम
आगे बढ़े जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब आपको कुछ बातें और जाननी है कि जैसे कितने टाइम से चलते आ रहा है, ठीक है, और टाइम से चलता आ रहा है, टेंस किस तरीके से चल रहा है, ये सारी बातें भी आपको थोड़ी देखनी है। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। जैसे यदि हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात क्यों आई है, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट था, पास्ट चलते आ रहा था, और टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारे पास क्या होगा और टेंस हमारे पास क्या होगा। टेंस तो मैंने आपसे कह दिया था, टेंस क्या है, क्या है टेंस, टेंस का हमने पहले जिक्र किया था। टेंस हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ एक्शन, किसी काम को जिस समय पर किया गया उसकी बात की जाए तो हमारे पास क्या है, टेंस। लेकिन अब यहाँ आया क्या है, टाइम। तो अब आपको जानना इसको है कि ये क्या होता है। हमने ये तो देख लिया टाइम ऑफ एक्शन है, लेकिन टाइम क्या चीज है ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसी क्या होता है कि जैसी मैंने आपसे अभी पिछली स्लाइड पे एग्जांपल दिया, 7 बजे हम पढ़ रहे थे, तो 7 बजे क्या थे, जब 7 हुए, 7 से 7 5 भी हुए, 7 से 7 10 भी हुए, ये क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। क्या स्टेट में चेंज हुआ, हम 7 बजे बैठे, थोड़ा चेंज हुआ, 7 5 हो गए, आप 10 मिनट और बैठे, आपकी और थोड़ी कमर दर्द करने लगी, आप और 5-10 मिनट बैठे, आपकी और कमर दर्द करने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम की एक स्टेट है, समय की एक स्टेट है, जब इसमें चेंज होता है, स्टेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टाइम होता है। टाइम क्या होता है, आपके बदलते रहना, ये हमारा टाइम होता है। और जो हमारा टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टाइम के बदलते समय पर आपने जितना भी एक्शन लिया वो सारा आपका टेंस हो जाएगा, और जिस तरीके से ये टाइम बदलते जा रहा है वो आपका टाइम है ही। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें किसके बारे में जानी कि टाइम क्या चीज़ है और टेंस क्या चीज़ है। इसके लिए आपको देखना क्या है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अब आपने देखा होगा जो वर्ब्स का पैटर्न है, किस तरीके की वर्ब्स है ना, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, टाइम उन्हें किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। हमने कहीं तो देखा है कि हमने वर्ब की, कहीं हमने क्या देखा है कि हमने कहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, कहीं सेकंड फॉर्म यूज की है, कहीं थर्ड फॉर्म यूज की है, कहीं आईएनजी फॉर्म यूज की है। ये सब किस वजह से हुआ, ये सब टाइम में चेंज की वजह से हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो पैटर्न था हमारा, किसका, पैटर्न ऑफ वर्ब्स, किसका पैटर्न, पैटर्न ऑफ वर्ब्स, उसने क्या किया, विच रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑफ टाइम, the point of time when the action taken place। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि आपकी जो वर्ब थी उन सब में चेंज किसकी वजह से हुआ, टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से। जिस जिस तरीके से आपका टाइम चेंज होता गया तो कुछ तो उसमें से पास्ट में चला गया, कुछ आपके प्रेजेंट में रह गया, और आप कंटिन्यू है तो आपके फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके की बात जो वर्ब चेंज हुई वो सब का क्या है, वो सब हमारे टेंस, वहीं से हमारा टेंस निकल कर आया। ठीक है, एक बात हमने क्या देखी थी अभी, एक बात मैंने आपको ये भी बताई कि इससे हमने क्या जाना था, क्या जाना था इससे हमने ये देखा कि अगर से बात की है तो मतलब से का मतलब क्या हुआ कि कुछ तो खत्म हो गया, कुछ तो आप लोगों ने निपटा दिया, यहाँ अभी आप खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं और यहाँ आपको क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो हमारा से कहाँ आकर जुड़ा, हमारा से यहाँ आकर जुड़ा। क्या बोला, से बोला तो मतलब पीछे का तो मैं साथ लाया हूँ लेकिन आगे भी साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, ये हमने किसके लिए बात की, ये हमने बात जानी किसके लिए, हमारे से के लिए। और से हमने क्या देखा, तो परफेक्ट तो था हमारा, पूरा परफेक्ट था, बस अब करना क्या है, कंटिन्यू रखना है, जो अच्छा काम हो रहा है उसको साथ लेके चलते रहो। बाकी क्या है, दुनिया है, चलता रहेगा, है ना। जो काम आपने अच्छा कर दिया लोग आपके लिए तो तारीफ देंगे,
दो बातें करेंगे, लेकिन साथ लेके चलते रहोगे तो तारीफ सुनते रहोगे, और आपने उसे छोड़ के थोड़ा बिगाड़ दिया तो वही दो लोग आपको 5 गालियां देंगे, और फिर आप जानते हैं पता नहीं कैसी कैसी देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई। ये हमने आज क्या देखा, मैंने आपसे जो से की बात की है, तो इसके लिए जो अपने फ्यूचर टेंस में यूज किया जाएगा वो क्या क्या यूज किया जाता है। एक तो हमारे पास होता है सिंस, और एक क्या होता है हमारे पास फॉर। ये हमारे टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और सिंस और फॉर ये, इनको अगर देखा जाए तो ये किसी वर्ड के रूप में हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, या ये हमारे पास किसी फ्रेज के रूप में हो सकते हैं, या ये हमारे पास किसी सेंटेंस के रूप में होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सिंस और जो फॉर है ये आपके किससे रिलेट करते हैं, ये आपके टाइम से रिलेट करते हैं। आपने सुना होगा सिंस 1947, सिंस 1978, है ना, तो वहां पर सिंस क्यों यूज किया, वहां फॉर क्यों यूज नहीं किया। कह देते फॉर 1978, फॉर 1947, ये सारी बातें, लेकिन वहां सिंस ही क्यों यूज किया गया, है ना, ये वाली बात हमें जाननी है। दूसरी बात कि आपने जैसे एक वीक की बात कर दी, एक वीक, तो वहां फॉर ए वीक हो गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया। ठीक है, तो वहां क्यों फॉर यूज किया, सिंस ए लॉन्ग टाइम क्यों नहीं हो गया, सिंस ए वीक क्यों नहीं हुआ, है ना। ये सारी बातें हमें क्या है, इनके बारे में एक अच्छा सा आपको मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा जो आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, और जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की इतनी नौबत नहीं रहेगी। मैं आपको इतना अच्छा तैयार कर दूंगा इस टॉपिक के लिए कि आप जब भी देखेंगे आपके राइट आंसर होंगे। तो आपको करना क्या है, जो हमारे पास ये सिंस और फॉर बचे हैं, है ना, हम पहले देखेंगे कि सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारी अगली वाली क्लास में होगा। मैं आपको जब बताऊंगा कि सिंस कहाँ यूज किया जाएगा, फॉर कहाँ यूज किया जाएगा, सिंस ही क्यों यूज किया गया, फॉर क्यों नहीं यूज किया गया, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके अलावा मैं आपको इनके लिए 15 से 20 आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे कि कहाँ आपको सिंस यूज करना है, कहाँ आपको फॉर यूज करना है। ये सारी बातें मैं आपको हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। आज की हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, तो आज का ये तो रहा हमारा टॉपिक, ये हमारा टॉपिक रहा। क्या देखा हमने, फ्यूचर टेंस से स्टार्ट किया, इंडेफिनेट की बात की, और क्या जाना छोटी छोटी बात कि विल और शेल का यूज करना है होगा, और साथ में क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि आपने कोई बात कह दी फ्यूचर के लिए, अब वो फिक्स नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए हमने दो कंडीशन देखी। एक हमने देखी नॉट फिक्स कंडीशन, उसमें क्या देखा, अगर सेंटेंस में सेल का यूज किया गया है किसके साथ, आई और बी के साथ, तो बंदे ने झूठ बोला है, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखनी है। और वैसे ही अगर उसने विल का यूज किया है किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, तो भी आपको पहचान जाना है आपको क्या बना रहा है, समझे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इंडेफिनेट में देखी। हमने थोड़ा सा यूज जाना इसका कि विल और जो शेल होते हैं, अगर इनकी नॉट फिक्स कंडीशन में बात की जाए तो किस तरीके से होंगे, लेकिन अगर फिक्स कंडीशन की बात की जाए, जैसे आई और वी के साथ क्या यूज किया हमने, आई और वी के साथ हमने विल का यूज किया। ठीक है, और जो शेल का यूज किसके साथ किया, अदर्स जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमने किसका यूज किया, उनके साथ हमने शेल का यूज किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस तरीके के होते हैं फिक्स कंडीशन, क्या क्या होती है। आपने प्रॉमिस कर दिया अपने बाबू सोना से कि ठीक है आऊंगा मिलने, तो आप नहीं गए तो क्या होगा, या तो आपका प्रॉमिस टूटेगा या आपकी हड्डियां टूटेगी। ठीक है, दो ही बातें हैं। तो आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया, या आपने सोच लिया कि काम करना है तो करना है। ठीक है, आपने क्या कर लिया, संकल्प ले लिया या दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे करना ही है। आपने किसी को धमकी दे दी, तू मिल बेटा तेरी लाश बना दूंगा, और कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गई। ये सब क्या है, ये सब फिक्स कंडीशन की बात करते हैं। और जो आई और बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, अगर फिक्स कंडीशन हो तो आई बी के साथ विल यूज होगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल यूज होगा। बाकी अगर नॉट फिक्स्ड हो तो उसके लिए भी हमने पीछे देखा। इसके अलावा हमने जो हमारा सेकंड था फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखा। कंटिन्यूअस की जब बात की तो विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें साथ में लेकर चलना है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या चलती आ रही थी, विल और शेल। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल देखा, उसको हमने क्या किया, उसको नेगेटिव में चेंज किया। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने उसका क्लोज एंडेड चेंज किया।
ये सारी बातें हमने किसके लिए की, कॉन्टिन्यूअस के लिए। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा कि परफेक्ट था, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस की हमने बात की, वही विल शेल और हैव की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को हमने क्या किया, एग्जाम्पल को हमने नेगेटिव में चेंज किया। फिर आपको ने ये भी देखा कि नॉट कहाँ यूज करना है, विल के साथ करना है, हैव के बाद करना है, बी से पहले करना है, बी के बाद करना है, ये सारी बातें हमने देख ली। फिर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की। पहले परफेक्ट का मतलब आपने जाना, फिर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जाना। हमारे सामने वहां से क्या निकल कर आया, वहां से हमारे सामने से बाहर निकल कर आया। से के लिए हमने ये सारी बातें देख ली, ठीक है। और फिर हमने थोड़ा ये भी जाना कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की और आपने इसके बारे में बातें जान ली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा से बाहर निकल कर आया था वहां से, है ना, इसका मतलब क्या निकलता है, कहाँ रिलेट करेगा, किस बात से रिलेट करेगा, क्यों करेगा, ये सारी बातें हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे कि जो सिंस है और जो फॉर है वो यूज कहाँ किए जाएंगे और किस तरीके से यूज किए जाएंगे। ये हमारा टॉपिक वाला सेक्शन रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं किस ओर, हम आगे बढ़ते हैं हमारे वोकैब सेक्शन की ओर। तो ठीक है, हम हमारे वोकैब सेक्शन की बात करेंगे। ग्रामर सेक्शन तो हमने खत्म कर दिया, अब हम देखते हैं हमारा वोकैब सेक्शन। उसमें हम पहला किसके लिए देखते हैं, पहला हम देखते हैं वन वर्ड। मैं आपको कुछ वन वर्ड बताता हूँ पहले तो, ठीक है। जैसे आप देखिए एब्रीवेशन, क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मीनिंग होता है इसका, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग आप देखेंगे तो आप जानेंगे। इसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर देन, शॉर्टर देन, ठीक है। क्या मतलब समझे आप इसका, एब्रीविएशन का मतलब क्या है, टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म, या कोई शब्द हो या कोई आपके पास क्या हो, कोई वाक्य हो, intended to stand for the whole। इसका मीनिंग क्या होगा कि एब्रीविएशन का मतलब क्या है, पहले आपको इसके देखना है। किसी शब्द या किसी शब्द या वाक्यांश जो होते हैं, वाक्यांश का क्या होता है, छोटा रूप, छोटा रूप, या हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारा एब्रीविएशन। मतलब टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म, मतलब उसे एक छोटे फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे ये सारी बात है ना, और इस सारी बात के लिए आप ये शब्द देख रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब इस सारे के लिए, इस पूरी बात के लिए आपने क्या किया, इस पूरी बात के लिए आपने कौन सा शब्द जाना, एब्रीविएशन, है ना। यही बात यहाँ निकल कर आई है और इसका ही मतलब आप ये देख रहे हैं। ये जो एब्रीविएशन है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई शब्द हुआ या कोई वाक्य हुआ, उस सब का एक छोटा रूप आपको देखने को मिला। इसी को हमने क्या कहा, यही हमारा क्या था, वन वर्ड था। आपने इस पूरे सेंटेंस के लिए एक ये छोटा सा शब्द देखा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एब्रीविएशन हुआ। सेकेंड हम बात करते हैं, देखिए एप्लीकेट, एप्लीकेट, ठीक है। इसका मीनिंग आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है अपना पद, पोस्ट या दावा क्या कर देना, इसको छोड़ देना। एप्टीवेट का क्या मीनिंग निकल कर आता है कि आप जिस पोस्ट पर है या आपने किसी से प्रॉमिस किया, दावा किया किसी बात का और आप फिर उस बात से मुकर गए, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा होता है एब्डिकेट, ठीक है। तो आप इसे किस तरीके से जानेंगे, आप मुकर गए तो आपने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। तो गिव अप वंस टू
वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। क्या जाना कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी या आप कहीं के राजा थे या आप कुछ भी थे, आपने क्या किया, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जो आपको मौका मिला, आपने क्या किया, आपने पद को छोड़ दिया, जिस भी जगह आप थे वहां से आपने छोड़ दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, आपने किसी से कोई दावा किया, आपने वो बात छोड़ दी, या आप अपनी बात से क्या कर गए, गिव अप कर गए। क्या कर गए आप अपनी बात से, गिव अप कर गए। ठीक है, ये दो बातें हमने देखी। अगली बात हम देखते हैं, दो तो हमने देखी, थर्ड बात आप देखते हैं। ये एप्लीकेट था, उसी तरीके से आप देख लीजिए एप्लीकेशन। ये क्या होता है, जब हमने एप्लीकेट देख लिया, एप्लीकेशन से आपको क्या जानने को मिलेगा कि आपका जो ये पद या दावा था, है ना, आपने जो इसे छोड़ा, छोड़ने की जो प्रक्रिया थी, उसे क्या कहा, उसे एब्डिकेशन कहा गया। क्या कहा उसे एब्डिकेशन कहा गया। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने जो अपना दावा या अपना पद छोड़ा, उसको जो छोड़ने की प्रक्रिया थी वो क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास थी एब्डिकेशन। अपना पद या दावा छोड़ देने की जो प्रक्रिया थी वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था एब्डिकेशन। और जो एब्डिकेट था वो क्या था, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी या थ्रोन, मतलब अपना पद या दावा छोड़ देना। यहाँ जब एब्डिकेट की बात की गई तो छोड़ देना आया, और जब एब्डिकेशन हुआ मतलब ये उसकी एक प्रक्रिया रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने वन वर्ड देखे, अब हम देखते हैं कुछ इडियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने आपसे पहले दिन कहा था आप इन दोनों के लिए अलग से नोटबुक बनाइएगा, सबको एक ही जगह नहीं डालना है आपको, नहीं तो जब आप रिवीजन करेंगे, जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब आप एग्जाम टाइम पे पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो इनको क्या रखिए, आप इनको अलग ही रखिए। अब जैसे मैं वापस से कह दूं बी हिव, इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा, क्या होता है इसका मतलब, ए बी हिव का मतलब ए बिजी प्लेस, इस तरीके की जगह, एक ऐसी जगह जहां सब लोग क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, व्यस्त जगह। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ ए बी हिव का मतलब, ए बी हिव इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यस्त जगह, एक बिजी प्लेस। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं उसी तरीके से, जैसे मैं आपसे कह दूं ए बिग ड्रॉ। ड्रॉ देखा है आपने, जो लकी ड्रॉ होते हैं, ड्रॉ जीतते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक आकर्षण होता है आपके लिए। अब यहाँ पे एक बिग ड्रॉ की बात की गई है, मतलब आपके लिए क्या हुआ, एक बड़ा आकर्षण। मीनिंग तो यही निकल कर आता है हमारे सामने। जो आपसे लकी ड्रॉ होते हैं, आपको फोन किया जाता है, सर आप हमारे लकी विनर बने हैं, हमारे ड्रॉ के विनर बने, तो वो आपको क्या है, एक लालच देते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक बड़ा आकर्षण हुआ, है ना। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हैं, आप इसके लिए कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब एक बड़ा क्या हुआ आपके लिए, एक बड़ा आकर्षण। ठीक है, ये किसकी बात थी, ए बिग ड्रॉ, ये हमारे पास क्या हुआ, एक बड़ा आकर्षण या एक अट्रैक्शन। ठीक है, जैसा थर्ड आप देखिए, ए बर्ड्स आई व्यू। क्या होता है इसका मतलब, ए बर्ड्स आई व्यू, आपने सुना होगा ना, सुनते आते हैं, कह भी देते हैं कभी कभी, चील की निगाह है मेरी, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, चील की निगाह का मतलब क्या हुआ कि एक जो पक्षी होते हैं, है ना, बाज की निगाह जो होती है, उसमें क्या होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति देख पाता है उससे भी ज्यादा दूर का वो देख पाता है। मतलब एक सामान्य स्थिति से भी बहुत ज्यादा तक क्या कर सकता है, आकलन कर सकता है, बहुत ज्यादा तक किसी बात को समझ सकता है। उसके लिए आप क्या यूज लेंगे, ए बर्ड्स आई व्यू।
जिस तरीके से पक्षी देखता है ना, उसको दूर से उड़ते उड़ते आकाश से नीचे तैरता हुआ कीड़ा दिख जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, बर्ड्स आई, है ना। इसके लिए आप क्या देखेंगे कि ए जनरल व्यू फ्रॉम व्यू, मतलब एक सामान्य से भी आप जो ज्यादा देख पा रहे हैं वो बात किसके लिए, ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब सामान्य से भी आप ज्यादा दूर तक इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, मीनिंग क्या है इस चीज का, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, मतलब आपने क्या किया, एक अच्छा देखा और बहुत दूर तक का देखा, मतलब आपने क्या किया, एक ऊंचाई से भी विस्तृत देखा, ऊंचाई से भी दूर तक देखा। एक सामान्य आदमी जितना देख पाता है, आपने उससे भी अच्छा देखिए, उससे भी अच्छा क्या किया, उससे भी अच्छा परफॉर्म किया, तो ये आपके लिए क्या है, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। हमने 3 बातें देखी, मतलब ए बिजी प्लेस, ए बिग ड्रॉ यानी एक बड़ा आकर्षण यानी हग अट्रैक्शन, ए बर्ड्स आई व्यू, इसके लिए हमने ये बात कर दी, ठीक है। हमने हमारे 1 वर्ड देखे और उसके अलावा इडियम्स देखे, हाँ, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करते हैं। कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ देखते हैं हम, जैसा आप पहला ले लीजिए, डिलीगेंट, क्या मीनिंग होता है इसका, डिलीगेंट क्या मीनिंग होता है इसका, पहले आपको इसका मीनिंग जानना है, क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है हमारे पास किस तरीके का व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, या जो बहुत मेहनत करता है या अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करता है, ठीक है। उसके लिए हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है, मेहनती है, उसे क्या कहेंगे आप, उसके लिए कोई सिनोनिम बताइए, उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप कहेंगे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग ही हुआ ना, वो मेहनती है, परिश्रम कर रहा है, और आप उसे कहेंगे इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, और क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा अनटायरिंग, ये सब बातें किसके लिए हैं, ये किसी परिश्रमी व्यक्ति के लिए, या मेहनती जो व्यक्ति होते हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, राइट, अनटायरिंग, ये किसके लिए बात है, डेडिकेट, ये सब किसके लिए है, किसी परिश्रमी व्यक्ति के लिए। ये इसके क्या हुए, कुछ सिनोनिम्स थे। अब उसी तरीके से अगर आपसे एंटोनिम पूछूं मैं, किसी परिश्रम व्यक्ति के लिए आपने ये सारी बातें कह दी, तो इसका जो एंटोनिम होगा, विलोम शब्द, वो क्या हो जाएगा। यहाँ तो हमने परिश्रमी या मेहनती की बात की, है ना, विलोम शब्द की बात करें तो किस तरीके का आदमी होगा, इसका ऑपोजिट, जिस तरीके से आप मान लिए, जैसे आलसी है, ढीठ है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये इसके लिए एंटोनिम हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा से जानिए कैसा व्यक्ति होगा इसके लिए, अगर ऑपोजिट की बात की जाए तो इससे ऑपोजिट जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, बहुत लेजी होगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आप देखते ही रिसीट हो गया, है ना। आपको इसका अर्थ जानना है, क्या होता है इसका अर्थ, स्पष्ट अर्थ, कोई ऐसी बात होती है ना जिसका सीधा अर्थ निकलता है, स्पष्ट बात की जाए, है ना, तो वो क्या होता है, लूसिड, ठीक है। और इसी के अगर सिनोनिम और इसी के अगर एंटोनिम की बात की जाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। चलिए पहले सिनोनिम के लिए देखते हैं, सिनोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं, जो लूसिड है, मतलब इसका क्या हुआ, स्पष्ट अर्थ का, इसका सिनोनिम हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसका सिनोनिम स्पष्ट की बात की गई है, तो आप इसे कह सकते हैं क्लियर, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर इसे एंटोनिम बोले, इसका एंटोनिम, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, जो बात आपको समझ आ रही है, आपके लिए क्लियर है, तो उसके लिए आपने कह दिया कि क्लियर है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अगर एंटोनिम की बात की जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, आपको अगर वो बात समझ नहीं आई तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन, तो आप क्या कहेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है,
है ना, या वैग्यू, है ना। ये सब क्या है, ये सब हमारे जो सिक्के, ये एंटोनिम है और ये सिनोनिम है। उसी तरीके अगर सिनोनिम तो इसका हमारा सिनोनिम होने वाला है क्लियर, और एंटोनिम क्या होता है कंफ्यूजिंग या वैगी। ठीक है, जो हम थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड हम क्या देख सकते हैं, थर्ड हम देखते हैं मैग्री। ठीक है, अगली की बात की जाए अगर, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मैग्री की बात की जाए तो इसका मीनिंग हो जाएगा कम या अल्प, अल्प या कम। ठीक है, अब इसका तो मीनिंग आप जानते ही होंगे, इसके लिए बताइए चलिए क्या क्या बात देने वाले हैं। अगर इसके सिनोनिम की बात पूछूं आपसे, मैग्री, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कम या अल्प। आप बता दीजिए कि इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम। जैसे लो हो गया, सही है, लो मतलब भी तो कम ही होता है, और इनसफिशियंट हो गया, इनसफिशियंट मतलब आवश्यकता से कम हुआ, ठीक है, और जरूरत से कम हुआ, या इनएडिक्वेट हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, अल्प हुआ, कम हुआ, आवश्यकता से कम हुआ। ये सारी बातें हमने इसके सिनोनिम में देखी, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, मैग्री, अल्प या कम की। अब उसी तरीके से अगर इसका एंटोनिम देखा जाए, तो एंटोनिम के लिए आप क्या कहेंगे, उसके लिए जिस तरीके से इनसफिशियंट है तो आप इसे कह सकते हैं सफिशियंट, और क्या कह सकते हैं इसके लिए, इसके लिए आप कह सकते हैं प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, और क्या कह सकते हैं बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। ये सारी बातें किसके लिए हैं, ये सारी मैग्री के लिए बातें हैं, ये इसके सिनोनिम्स है और ये इसके एंटोनिम्स है। तो ये हमारे 3 सिनोनिम एंटोनिम भी कंप्लीट हुए। ठीक है, अब जो पिछली हमारी क्लास में थी, मैंने आपको कुछ रूट वर्ड्स बताए थे, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ भी कुछ रूट वर्ड्स बताता हूँ। रूट वर्ड्स, ये जो रूट वर्ड्स है, ये किस तरीके से एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। जब आपको 4 ऑप्शन में देखने को मिलते हैं ना कुछ वर्ड्स, तो उनके पीछे या उनके आगे ये वर्ड लगे होते हैं, तो उनके पीछे और आगे लगने से आपको क्या अंदाजा हो जाता है कि इसका मीनिंग किस तरीके का रहने वाला है। जैसा आज का हमारा पहला रूट वर्ड देखिए, मान लीजिए जैसे एक्रो है, ACRO, क्या है, एक्रो। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर कहीं टॉप की बात की जाए, या हाइट की बात की जाए, या किसी चीज की शुरुआत की बात की जाए, है ना, तो अगर ये एक्रो किसी शब्द के साथ लगा हुआ है तो मतलब उसका क्या होगा, या तो हाइट की बात की गई है, या किसी ऊंचाई की बात की गई है, या किसी की शुरुआत की बात की गई है। हाँ, शुरुआत की बात की गई है, बिगिनिंग की बात की गई है। हाँ ठीक है, एक्रो की बात की गई तो मतलब क्या हुआ कि किसी ऊंचाई की बात की है, हाइट की बात की है, टॉप की बात की है, या किसी चीज की शुरुआत की बात की है ना। तो आपने इसका मतलब क्या समझा, आपने देखा कि हाइट टॉप ऊंचाई से रिलेट कर रहा है ना। तो आप जैसे इसके लिए कुछ शब्द देखिए जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, या जिनका आपको पहचानना है कि अर्थ क्या हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा एक्रोबैट, ठीक है, और क्या निकल बनता है एक्रो से शब्द, एक्रोफोबिया हो गया, एक्रोफोबिया हो गया, एक्रोफोबिया हो गया, और क्या वर्ड बनता है, जैसे एक्रोपोलिस हो गया। मीनिंग क्या है इन चीजों के, एक्रोबैट का क्या मीनिंग होता है, क्या होता है एक्रोबैट। इसका मीनिंग होता है ए हाई वॉकर, क्या होता है, ए हाई वॉकर, जो क्या करते हैं, जो ऊंचाइयों पर चलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक्रोबैट, या उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एक्रोबैट, जो ऊंचाई पर चलते हैं, ठीक है, या जो हाइट पर चलते हैं, चढ़ते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो हमारे एक्रोबैट। और एक्रोफोबिया की बात की जाए, यहाँ आपने एक्रो का मतलब क्या देखा, आपने देखा टॉप, हाइट या बिगिनिंग, ठीक है, ये इसका मीनिंग रहने वाला है। तो एक्रो से तो आपने क्या
सोच लिया कि हाइट की बात की जाएगी, ठीक है। और फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फोबिया जहां भी किसी वर्ड के पीछे आपको मिल जाए फोबिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फियर, यानी डर या भय, ठीक है। ये सारी बातें अगर किसी वर्ड के पीछे आपको फोबिया मिल जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? फियर, यानी डर या भय। अब चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ एक्रोफोबिया हो गया, एक्रोफोबिया, उसी तरीके से हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है। वैसे आपको बहुत सारी जगह फोबिया शब्द मिल जाएगा, उसका मतलब क्या होता है आपके लिए? वो आपके लिए होगा फियर या डर की बात की गई है ना। अब यहाँ एक्रोफोबिया की बात की गई है, तो किस तरीके का डर हुआ ये आपको? फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, मतलब जो लोग होते हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है ना, तो वो क्या होते हैं? एक्रो, उसे उन्हें क्या होता है? एक्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ हाइट, ठीक है। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ये इधर देखिए, फियर ऑफ हाइट, क्या होते हैं वो लोग? क्या होता है उन्हें? एक्रोफोबिया। उसी तरीके से आप एक्रोपोलिस की बात कर लीजिए। एक्रो का मतलब आपको बता ही दिया, किससे रिलेट करता है? आपका ऊंचाई से, ठीक है। और पोलिस की हम बात करते हैं, तो पोलिस आप किसे ले सकते हैं? पोलिस आपके लिए कोई गढ़ हो गया या कोई किला हो गया, ठीक है। तो एक्रोफोबिया, जो ऊंचाई की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऊंचाई पर कोई किला बना हुआ है, कोई सिटी बनी हुई है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। तो आप इसके लिए क्या देखेंगे? ए सिटारेल, यानी एक ऐसा गढ़ जो कहाँ बना हुआ है? इन एंशियंट, कब बना हुआ है? प्राचीन काल में कोई ऐसा गढ़ था, जो कोई ऐसा गढ़ है जो प्राचीन काल में बना हुआ है, और वो कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है बिल्ट ऑन ए हिल, मतलब किसी पहाड़ी पर प्राचीन काल में कोई किला बना हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्रोपोलिस, ठीक है। ये आपके रूट वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प भी करेंगे, और ये आपके लिए एक तरीके से क्या हो गए? ये आपके लिए एक तरीके से वन वर्ड का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्रोपोलिस क्या हुआ? ए सिटाडेल इन एंशिएंट बिल्ट ऑन हिल, मतलब कोई ऐसा किला जो प्राचीन काल में कहाँ बनाया गया था? आपके हिल्स पर बनाया गया था, या पहाड़ियों पर बनाया गया था, है ना। ये हमने एक्रो की बात की। उसी तरीके से आप सेकंड देखिए, हम बात करते हैं एयर की, ठीक है। ए ई आर, ए ई आर, ठीक है। हाँ, ठीक है। और इसका क्या अर्थ है? इसका भी अर्थ है एयर, इसका भी अर्थ है एयर, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। अब इसके लिए कुछ वर्ड बताइए आप, जैसे एयर राइट होगा, एयर राइट हो गया, और एरियल हो गया, ठीक है। और क्या वर्ड हो सकता है इसके लिए? हाँ, जैसे एरोस्पेस हो गया, ठीक है। और एरोनॉट, एस्ट्रो, एक एस्ट्रोनॉट होता है, एक एरोनॉट होता है, ये एक एरोनॉट हो गया, ठीक है। चलिए इनका मीनिंग देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। क्या होता है एरेट? क्या होता है एरारेट? एरेट, हाँ, क्या होता है इसका मीनिंग? एरेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ए, क्या होता है? टू लाइट, टू लाइट एयर रीच समथिंग, क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग क्या होता है? टू लेट एयर रीच समथिंग, मतलब कोई ऐसी जगह जहां हवा नहीं पहुंचती हो और वहां हवा को पहुंचाया गया हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? एयर रेट, ठीक है। एयर की बात की गई है, हमारा रूट वर्ड क्या है? एयर, और किससे रिलेटेड करता है? एयर से। तो कोई ऐसी जगह जहां हवा ना पहुंचती और वहां पहुंचाया गया हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? एयर रेट, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं एरियल की, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? किससे रिलेट करता है आपको पता है? रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू द एयर, एयर का मीनिंग कि किस, एरियल का मीनिंग किससे रिलेट करता है? ये एयर से रिलेट करता है। उसी तरीके से आप एरोस्पेस की बात करें, तो एरोस्पेस क्या होता है जानते हैं आप?
ठीक है, ये द एयर स्पेस। ठीक है, उसी तरीके से आप एरोनॉट की बात करें, एरोनॉट की आप बात करें तो यह क्या होता है, कौन होते हैं एरोनॉट? someone who, क्या होते हैं ये, क्या चलाते हैं? ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कौन लोग होते हैं? जो एयरक्राफ्ट को चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एयरोनॉट। ठीक है, someone who operates in aircraft। ठीक है, एयर की बात की हमने, किससे रिलेट करता है? एयर से। एयर देखा तो इसका क्या मीनिंग आया? टू लेट एयर रीच समथिंग, मतलब कोई ऐसी जगह जहां आपको पहुंचती हवा ना हो वहां आपने पहुंचाया हो, है ना। एरियल क्या होता है? रिलेटिंग टू द एयर से रिलेटेड करता है। एरोस्पेस क्या हुआ? एक एयर स्पेस की बात की गई है। एरोनेट क्या हुआ? जो लोग क्या करते हैं? समवन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, जो लोग क्या करते हैं? एक एयरक्राफ्ट को चलाते हैं। ठीक है, तो हमने टॉपिक हमारा हो ही गया था। उसके बाद में हमने क्या देख लिया? टॉपिक के लिए मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमने हमारे 3 तो वन वर्ड्स देखे। ठीक है, उसके बाद 3 ही हमारे इडियम्स फ्रेज हुए। 3 है, देख यहाँ 3 है, पीछे भी 3 है, लेकिन इनके मीनिंग यहाँ देखिए, सिनोनिम एंटोनिम। एक की जगह आपने कितने देखे? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 और 5 7 8 10, 8 10 तो इसी पेज पे हो गए, 2 3 इधर हो गए। ठीक है, तो 3 हमारे सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। उसके बाद आपने क्या देख लिया? कुछ रूट वर्ड्स देख लिए। हमने एक्रो की बात की थी, उसके साथ हमने कितने वर्ड देख लिए? 3 वर्ड उसके साथ और देख लिए। जो हमारा अगला था एयर, उसके साथ भी हमने 3 से 4 वर्ड इनके लिए देख लिए। तो ज्यादा भी नहीं ना, तो आपकी डेली के 20 से 25 वर्ड तो आपकी डेली की इसी क्लास में कंप्लीट हो जा रहे हैं, है ना। जब तक आप इंग्लिश को खत्म करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक आप एक अच्छा वोकैब तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रही। टेंस फ्यूचर जो टेंस थी उसके बारे में हमने बात कर ली, और यहाँ कुछ वोकैब था हमने देख लिया। आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या जानेंगे? उसमें हम देखेंगे जो सिंस और फॉर है, इसका यूज किस तरीके से होता है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें हमारी कल वाली क्लास में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन कीजिए। जो बात आपको समझ आती है अच्छा है, नहीं आती है आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। या वीडियो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते रहेंगे हम हमारी नई क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक लाइक करिएगा, और आपके जितने भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी लोग इस क्लास का फायदा ले सकें। ठीक है, सारी क्लासेस आपके लिए फ्री है, उसी तरीके से आप इन क्लासों को और लोगों तक पहुंचाइए, तो वो लोग भी इसका क्या कर सकें, उनको भी इसका फायदा मिल सके। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। आज की क्लास का यही समापन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय।